हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक कॉलिनियर वेक्टर। कल हमने पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर तक, आज हम पढ़ेंगे कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चे? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कॉलिनियर व्हेन दे एक्ट अलोंग सेम लाइन, यानी कि अगर वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं और पैरेलल हैं। यानी कि जैसे आप देख रहे हो ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर वेक्टर। चाहे एक बड़ा हो एक चाहे छोटा हो, तो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर लेंथ, दैट डिपेंड अपॉन द कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में हैं या नहीं है, तो ये हमारे कहलाएंगे कॉलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद आता है कोप्लैनर वेक्टर। देखो कोप्लैनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करना। तो देखिए द वेक्टर्स विच एक्ट इन सेम प्लेन, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो उनको हम कोप्लैनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं ये अगर दूसरा प्लेन माना जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर और बी वेक्टर लगा लिया और जो सी वेक्टर है वो लाइक इस तरह से लगा लो, ये आपका नेक्स्ट प्लेन आ गया, यानी कि ये इस प्लेन में लाई नहीं किए। अगर ये ऐसे होता तो ये एक ही प्लेन में लाई करते। इसका मतलब ये है को का मतलब सेम प्लेनर में लाई करना। उसके बाद आता है को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट दो वेक्टर का सेम हो। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, ए वेक्टर ने भी यहीं से चलना स्टार्ट किया और बी वेक्टर ने भी यहीं से चलना शुरू किया, तो इन दोनों का हमारे पास इनिशियल पॉइंट या इनिशियल वेक्टर क्या हुआ? पॉइंट सेम हुआ, तो इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो बेटा हमने एक चीज पढ़ी है कि ऑर्थोगोनल का मतलब समझ लो। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? ऑर्थोगोनल बोलोगे। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास x है, y है और z है। x, y, z तीनों में कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या हम बोल सकते हैं, हमें पता है यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? x एक्सिस के अलोंग आई कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप, ये हमने पढ़ा है। तो हम ये मान सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग क्या आता है? आई कैप आता है, y के अलोंग क्या आता है? j कैप आता है और z के अलोंग क्या आता है? k कैप आता है। तो जब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा ये बात याद रखना, आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास z वेक्टर कहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बेटा ये ऊपर की तरफ होता है, ऐसे ऊपर की तरफ होता है। ये इस तरह से लाई करने का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे लाइक इस तरह से। ये z है, ये z है आपके पास, तो ये एंगल सबके साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखो लोकलाइज्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिसका एक इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वॉल है, वॉल का ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा ओरिजिन पॉइंट कहला सकता है, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। लेकिन हम मान के चले कि नहीं, यही पॉइंट हमारे पास इनिशियल और हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिक्स रहेगा, ये यहाँ और यहाँ मूव नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएंगे। जैसे दूसरा है नॉन लोकलाइज्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम ना या फिक्स्ड ना हो। जैसे कि मैं मान के चल सकती हूँ ये वॉल है, ये वॉल का इस पॉइंट पे भी ओरिजिन है, इस पॉइंट पे भी ओरिजिन, कोई भी पॉइंट इन सब में से क्या मान सकते हो? ओरिजिन मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक जाना है, ये वॉल सेकेंड तक जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, सब जगह डिस्टेंस सेम है। यानी कि हम अगर चाहे यहाँ से चलना शुरू करें चाहे यहाँ से चलना, तो ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं? ओरिजिन पॉइंट हो सकते हैं, इनिशियल पॉइंट हो सकते हैं। फिक्स नहीं है ये, ठीक है जी, ये फिक्स नहीं है, तो ये नॉन लोकलाइज्ड कहलाएंगे। और लोकलाइज्ड का मतलब जो फिक्स हो, एक ही पॉइंट हो, जिसको हमने मान लिया कि यहीं से हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा नॉन लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, हम एक प्लेन की बात करते हैं, एक्स और वाई प्लेन की बात कर रही हूँ, नॉट जेड प्लेन, मैं ओनली दो प्लेन्स की बात कर रही हूँ। जैसे मान लिया इस प्लेन में ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओ हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट है, और ए हमारा क्या है एक पॉइंट है दूर कहीं पड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक इसको पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये क्या निकलेगी इसकी, ये हमारे पास क्या निकलेगी पोजीशन वेक्टर निकलेगी, ठीक है जी। ये हमारे पास होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए की हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पॉइंट ओ तक का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके अंडर आएगा हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन के अंडर आएगा। यानी कि ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है और चल के एक पॉइंट पे जाके रुकता है तो वहां से वहां तक का ये बोल सकते हो पोजीशन क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की पोजीशन कहलाएगी आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। ये हमने निकालना भी सीखा था। देखो अगर मैं मान के चलती हूँ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या होता है आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप। तो अगर इसको पोजीशन वेक्टर को मैं फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, जो हमारे पास या मॉडुलस बोल सकते हो, जो हमारे पास आई कैप होता है उसका कोफिशिएंट यानी कि उसके आगे जो लगा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे जो लगा है उसका स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से पोजीशन वेक्टर का मॉडुलस निकलता है। पढ़ते हैं, देखिए द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, रेफरेंस टू द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ओरिजिन से कहाँ पे उसकी पोजीशन लोकेट कहाँ पे है, ओरिजिन से कहाँ लोकेट है कोई पार्टिकल, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कंसीडर किया हमने एक्स वाई प्लेन जिसमें हमने ओ को ओरिजिन मारा और ए एक इंस्टेंट टाइम ऑफ पीरियड में हमने लिया कि ये हमारे पास लोकेट है यहाँ पे पार्टिकल, तो यहां से यहां तक हमारा पोजीशन वेक्टर निकला। अच्छा बच्चे इसमें एक और चीज याद रखना, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ये क्या कहलाता है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस वी मेजर फ्रॉम दिस टॉपिक। अब उसके बाद क्या है कि डायरेक्शन जो होती है हमारी ऑब्जेक्ट की, हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑलवेज ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ को है, ओ से पी है। तो इस वाले पोजीशन वेक्टर में हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की। डिस्टेंस तो हम कर ही सकते हैं ओरिजिन से, पर डायरेक्शन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी तो मैंने ऊपर वाले केस में एक ही पॉइंट लोकेट किया था। अगर बाय द वे हमारे पास दो पॉइंट हो, मान लेते हैं हमारे पास एक ए पॉइंट है यहां से यहां, तो मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर कितना r1 वेक्टर, और कोई यही वाला जो हमारे पास वेक्टर है वो चल के यहां तक मूव करता है, तो ये हमारे पास अनदर पोजीशन वेक्टर आ गया, दिस इज द r2, और इसको नाम दे देते हैं b। अब जो पार्टिकल यहां से चल के यहां तक गया, कुछ ना कुछ उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की, कहां से कहां गई, ए से बी की। जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं यहां कैसे शो कर सकती हूँ, डेल्टा आर से। जो भी हमारे पास डिस्टेंस चल के चेंज इन डिस्टेंस आया ना, यहां से यहां चला जब, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आई, तो इसको किससे शो करेंगे, डेल्टा से। इसको बोलते हैं डेल्टा आर वेक्टर। अच्छा इसमें पढ़ते हैं, द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच direction an object is a changes position in given time of interval is called displacement vector। यानी कि कितने टाइम में चलकर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है जी। जैसे आगे है, कंसीडर किया हमने एक प्लेन किया, दैट इज द एक्स वाई प्लेन। सपोज किया ए पार्टिकल है जो कि बी पोजीशन पे पहुंचा है। अब बेटा इसमें कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1। r2 में से हमेशा हम क्या करेंगे, आगे जो करंट पोजीशन होगी उसमें से हम बैक पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। r1 अगर हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था, r वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर r1 होता तो x
1 आ जाता, y1 आ जाता। R2 होता तो हमारे पास आता है x2i कैप प्लस y2j कैप। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा R2 की जगह, तो ये वाली वैल्यू आएगी, क्या है x2i कैप प्लस y2j कैप, माइनस का साइन x1i कैप। हमारे पास डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब हमारे पास R2 जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, R की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और R1 की वैल्यू क्या होगी, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। R2 की वैल्यू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो हमारे पास R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये वाली x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस साइन R1 की वैल्यू क्या था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो x यहाँ पे आई कैप आई कैप वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 बाहर आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। आज हम यही तक करेंगे। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.